कुछ व्यूज़ की इंफॉर्मेशन है, व्यू अंडरस्कोर सेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले व्यू हमने बनाया था V1, ये चेन बनी ना हमारे पास, व्यू अंडरस्कोर 1, फिर उसके बाद हमने क्रिएट किया था डिपेंड करते हुए व्यू अंडरस्कोर सेल, और फिर देन उसके बाद व्यू अंडरस्कोर DPTNO, ये चेन बनाई थी हमने। स्टेटस को भी चेक कर लिया था, कब वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा, ठीक है। या तो हम इसको ऑब्जेक्ट को कॉल कर लें, जितने भी प्रोसेस हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो डिपेंडेंसीज बना रखी हैं, इस फाइल में है भी या नहीं, ये तमाम तर व्यूज़ हमने क्रिएट किए थे मौजूद हैं। हमने ऑब्जेक्ट चेक किए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप कॉमा स्टेटस फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू वैलिड। ये तमाम तर ऑब्जेक्ट हमारे पास वैलिड थे। तमाम के तमाम तर का स्टेटस वैलिड था। और इसमें इनवैलिड कौन कौन से? ये कुछ दो इन्फॉर्मेशन अभी भी हमारे पास इनवैलिड है। अच्छा, अगर हमारे पास व्यू था व्यू 1, ये चेन बनी हुई थी ना, अगर इस चेन में से पहला व्यू हम ड्रॉप कर दें तो रिजल्ट क्या था? ड्रॉप व्यू अंडरस्कोर 1, व्यू को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद अगेन इस क्यूरी को चेक किया, कौन से स्टेट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इनवैलिड हैं। कह रहा है ये तमाम के तमाम तरफ इनवैलिड हो गए। क्यों? क्योंकि इसी को बेस करते हुए हमने चेन बनाई थी व्यू अंडरस्कोर सेल की, तो सेल भी इनवैलिड हो गया, व्यू अंडरस्कोर डिपार्टमेंट वो भी इनवैलिड हो गया। इसके साथ फिर दो फंक्शन और एक प्रोसीजर भी हमने बनाया था। लिहाजा अगर आपके पास कोई डिपेंडेंसीज क्रिएट हुई हुई है और जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो रहा है उसको अगर ड्रॉप कर दें तो अदर तमाम तर डिपेंडेबल ऑब्जेक्ट तमाम के तमाम तर डिसेबल या इनवैलिड। दूसरे यूज़र में यही होगा, क्योंकि वो भी आपके EMP टेबल को या इस व्यू को बेस करके क्रिएट कर रहा है। तो जो हमारे करंटली होगा तो अदर तो फिर है ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो कैसे इसको एक्सेस करेगा? उसके भी तमाम तरह स्टेटस इनवैलिड हो गए। ठीक है, वैलिड करने का तरीका क्या था? या तो आप उस व्यू को अगेन क्रिएट करें, अगेन क्रिएट करने के बाद हमने कहा क्रिएट और रिप्लेस, नहीं ये रोल बैक नहीं होगा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। फ्लैश बैक सिर्फ टेबल के लेवल के लिए होता है, अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। क्रिएट और रिप्लेस व्यू अंडरस्कोर 1 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ये ऑब्जेक्ट हमारा अगेन क्रिएट हो गया, लेकिन अगेन क्रिएट होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तमाम के तमाम तर वैलिड हो जाएंगे। वैलिड कम होंगे। अब हमारे पास दो थे, एक व्यू अंडरस्कोर 1 था, सेल था, डिपार्टमेंट नंबर था। मैं डिपार्टमेंट नंबर को कॉल कर रहा हूँ, सेल को कॉल नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट को कॉल कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू अंडरस्कोर DPTNO, कॉल हो गया। अच्छा, कॉल होने के बाद जब आपने कॉल कर लिया तो वैलिड तो सिर्फ इसी को होना चाहिए, बाकी सब इनवैलिड की ही रॉ में मौजूद होने ही चाहिए।
क्या हुआ, डिपार्टमेंट को तो कॉल किया था, ये तो इसलिए वैलिड हो गया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन गेट कहाँ से करेगा, ये खुद व्यू अंडरस्कोर सेल से गेट करेगा। लिहाजा लास्ट वन को जब भी आप कॉल करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैं सब के सब इनेबल हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे, एक था गेट आईडी या ऐड गेट आईडी का फंक्शन है जो आपको आईडी प्रोवाइड कर रहा है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अगर मैं अगेन इस एम्प्लॉय के एडजस्ट प्रोसीजर को कॉल करता हूँ तो गेट अंडरस्कोर आईडी ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा क्योंकि डिपेंडेबल बना हुआ है, रेफरेंस हो रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सिर्फ गेट अंडरस्कोर आईडी को कॉल करते हैं तो फिर ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये तो बाद का ऑब्जेक्ट है, फर्दर रेफरेंस कर रहा है। लिहाजा आप लास्ट वन को जैसे ही एक्टिव करेंगे ऐड अंडरस्कोर ई गेट आईडी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा क्योंकि गेट आईडी के अंदर ऐड ई के अंदर इंफॉर्मेशन जो आ रही है गेट आईडी से गेट हो रही है। ठीक है, इसके लिए एक तरीका हमने और भी किया था लास्ट टाइम, अल्टर प्रोसीजर। ज़रूरी नहीं है आप कॉल कर लें, ऐड अंडरस्कोर ई कंपाइल, ये हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। प्रोसीजर अल्टर, जैसे ही आप अल्टर करेंगे क्या होगा, प्रोसीजर एक्टिव और प्रोसीजर के साथ फंक्शन भी एक्टिव हो गया, अब सिर्फ न्यू जॉब रह गया। अब तक हमने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट कॉल किए हैं, एक डिपेंड व्यू अंडरस्कोर DPTNO जो कॉल कर रहा था सेल को, लिहाजा सेल भी एक्टिव हो गया। अभी मैंने वापस अल्टर किया ऐड एम्प्लॉय को, और क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर आईडी कहाँ से आ रही है, गेट आईडी से, लिहाजा गेट आईडी भी ऑटोमेटिक इनेबल हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल करें, तरीके मेथड दो ही होते हैं, और बेसिकली आप जिस वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो ऑरिकल बैकअप पे प्रोसेस यही कर रहा होता है कि पहले उसके स्टेटस को इनवैलिड से वैलिड में कन्वर्ट करता है और फिर आपको आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है जो आपका ऑब्जेक्ट है। हम डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हमें फील नहीं होता कि कौन सा स्टेटस वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। एट द टाइम बफर के अंदर डेटा डिक्शनरी के अंदर ऑब्जेक्ट वैलिड ही लोड हो रहे होते हैं, इनवैलिड तो कॉलिंग टाइम पे होते हैं। इनवैलिड ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तभी सारे के सारे इनेबल हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि ये जो मेरा जॉब न्यू जॉब का प्रोसीजर था जिसको ये कह रहा है इनवैलिड है, इसमें मौजूद क्या है, यूज़र अंडरस्कोर सोर्स वेयर नेम इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर जॉब। कहीं इसमें गेट अंडरस्कोर आईडी यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, EMP अंडरस्कोर बैकअप से। तो अभी बैकअप को तो हमने कुछ भी नहीं किया, बैकअप तो एज इट इज़ ही रहेगा। मैंने तो अभी जो ड्रॉप किया था व्यू अंडरस्कोर सेल को ड्रॉप किया था, बैकअप टेबल को तो डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। लेकिन ये तो अभी भी कह रहा है कि ये इनवैलिड है। वजह, इसका तो हमारे इन ऑब्जेक्ट से ताल्लुक ही नहीं है। मैक्स आईडी नंबर है, सेलेक्ट मैक्स ऑफ EMPNO फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP अंडरस्कोर बैकअप और रिटर्न कर दो वैल्यू, जो भी वैल्यूज असाइन कर दो, और तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक लॉन्ग पीरियड तक यूज़ नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, तब भी आपका ऑब्जेक्ट इनवैलिड हो जाएगा। जिस तरह आपकी मेल आईडी होती है, उसका सिनेरियो यही है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उनका, अगर ड्यूरेशन के अंदर आप उसको कॉल नहीं करते, यूज़ नहीं करते, तो आपकी आईडी इनवैलिड कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। सेम सिनेरियो, ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही ड्रॉप हो रहा हो, जो चेन डिपेंडेंसीज की बनी है वही ड्रॉप हो रही है, हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड होने का दूसरा रीज़न क्या है कि शायद एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपने उसको कॉल ही नहीं किया। जब कॉल ही नहीं कर रहे तो फिर वो उसको भी ऑटोमेटिकली इनवैलिड कर देगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉल ही नहीं हो रही तो उनको एक्टिव रखने का फ़ायदा ही क्या, बिला वजह बफर को हैवी कर रहे हैं। हम लास्ट टाइम डिफरेंट सिस्टम्स की बात कर रहे थे,
अब हॉस्पिटल सिस्टम ही है, अगर कोई पेशेंट विद कुछ पर्टिकुलर टाइम तक 1 मंथ 2 मंथ तक नहीं आता तो उसके रिकॉर्ड को आप डेटाबेस में लोड बार बार क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड में रखना है तो आप बैकअप में स्टोर कर दें उसको, करंट टेबल के अंदर क्यों स्टोर कर रहे हैं? जब वो आएगा तो रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यही बिहेव यहाँ डिफ़ॉल्ट का भी है। ऑरेकल सर्वर भी यही करता है कि बेसिकली जैसे इन्फॉर्मेशन को आपने एक लॉन्ग पीरियड तक यूज़ ही नहीं किया, उसका स्टेटस इनवैलिड में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक तो हमने ड्रॉप का सिनेरियो ही देखा था कि ड्रॉप करेंगे तो ऐसा होगा, और अगर होगा तो स्टेटस को वैलिड कैसे करें? कॉल कर लें या फिर अल्टर से कंपाइलेशन कर लें। तो इनवैलिड होने का एक और रीज़न भी सही, जब भी इनवैलिड, वो तो क्रिएट ही इनवैलिड मेथड से हुआ है। वैलिड तो जब होगा जब प्रॉपरली क्रिएट हो चुका हो, जब वैलिड में कन्वर्ट होगा। वो तो इनिशियल में ही एरर आपको जनरेट कर रहा है। डिफरेंट पर्टिकुलर टाइमिंग है इसकी, एक पर्टिकुलर टाइम काउंट कर रहा होता है। और कुछ ये है कि आप एडमिन में इसको देखेंगे कि इन टाइम्स को आप खुद एडजस्ट भी कर सकते हैं। डेवलपर लेवल पर तो हमारी कोडिंग होगी कि आप उसके लास्ट टाइम कॉलिंग को एक्टिवेट कर लें, लेकिन उसके अलावा भी एडमिन लेवल के ऊपर भी कंट्रोलिंग हो जाती है कि आप उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन को, लास्ट कॉलिंग को गेट करके इन्फॉर्मेशन को बफर बनाते रहें, लॉग फाइल बनाते रहें। उस बेस पर वो ऑटो जनरेट होता रहता है, चाहें तो बढ़ा दें चाहें तो कम कर दें, ये पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हैंडआउट में जो कोड है ना, वो तो खैर एक कोड बिल्कुल सेपरेट ही है, लेकिन पेज नंबर क्लास 9 के पेज नंबर 14 ऑफ 16 के ऊपर फोर्टीन ऑफ 16 के ऊपर एक छोटा सा आपको साइड में ब्लॉक दिया हुआ है क्लास 9 पेज नंबर 14 ऑफ 16। मिल गया? एक साइड में आपको छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें कुछ बिल्ट इन पैकेजेस की इंफॉर्मेशन है जिनसे आप डेटा को गेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कॉलन रेफरेंस्ड अंडरस्कोर नेम, फॉर्मेट क्या है इसका A20, और क्यूरी क्या है हमारे पास, सेलेक्ट नेम कॉमा टाइप कॉमा रेफरेंस अंडरस्कोर नेम कॉमा referenced underscore type from user underscore dependencies where referenced underscore name is not null। ऐसे तमाम तर ऑब्जेक्ट जो अदर ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर ही रहे हैं, जिनका कोई ना कोई रेफरेंस नेम मौजूद है। हम अपने ही ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। नेम है ऐड अंडरस्कोर ई, प्रोसीजर है, किसको रेफरेंस कर रहा है? कॉपी EMP अंडरस्कोर कॉपी को, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? टेबल है। अगर आप इस टेबल को ड्रॉप कर दें तो आपका ऑब्जेक्ट ऐड अंडरस्कोर ई इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, यही ऑब्जेक्ट प्रोसीजर है, ये एक और ऑब्जेक्ट को भी रेफरेंस कर रहा है, गेट अंडरस्कोर ID फंक्शन। ये ऑब्जेक्ट था हमारा ऐड अंडरस्कोर ई, किसको रेफरेंस कर रहा है? गेट अंडरस्कोर ID को, और ये खुद क्या है? फंक्शन है। अच्छा, यहाँ से डेटा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा था? EMP टेबल से गेट कर रहा था। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अदर सब रेफरेंस भी हो सकते हैं।
क्योंकि हमने डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन गेट की थी वो तो इसी टेबल फंक्शन से की है। ऐड अंडर स्कोर ई आईडी गेट कर रहा है गेट आईडी से, लेकिन गेट आईडी में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? EMP अंडर स्कोर कॉपी से। इसी तरह हमारे कुछ और भी ऑब्जेक्ट होंगे। जी हाँ, स्टैंडर्ड टाइप जो है रेफरेंस पास कर रहा है वो। बाकी ये भी तो है, DBMS भी तो आप यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन पैकेज है। अगर वो पैकेज आपके डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटाबेस के अंदर इनवैलिड हो जाता है तो फिर आप शो भी तो नहीं कर सकते। मल्टीपल बिल्टन्स कॉल कर रहे हैं ना। रिजल्ट आउट देने के लिए आपने क्या यूज़ किया है? प्रोसीजर यूज़ किया DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, जो कि साइनोनियम है। बिल्टन है DBMS, इसको आप %d से डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, तो वो भी तो एक बिल्टन पैकेज है। स्टार्ट से यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर वो पैकेज डेटा डिक्शनरी से डिसेबल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो फिर आप किस तरह डिस्प्ले करेंगे? तो वो भी तो एक रेफरेंस कर रहा है कि अदर आइटम को। अब वो बिल्टन पैकेज हैं या यूज़र डिफाइन है तो पैकेजेस है, तो एक ऑब्जेक्ट नहीं। इसका कोड नहीं है, लेकिन गेट करना पड़ेगा, मे भी मिल जाए। व्यू अंडरस्कोर सेल, व्यू है, किसको रेफरेंस कर रहा है? व्यू 1 को, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था, जो हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था। ये हमारे पास चेन बनेगी व्यू अंडरस्कोर 1। कह रहा है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है व्यू अंडरस्कोर सेल, और बेसिकली है क्या, ये टाइप क्या है इसकी? ये खुद व्यू है, और रेफरेंस किसको कर रहा है? व्यू अंडरस्कोर 1, और ये खुद भी एक व्यू ही है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट हमारे पास और है गेट आईडी। गेट आईडी हमने एक और फंक्शन बनाया था, और ये गेट आईडी किसको रेफरेंस कर रहा है? ये भी व्यू 1 को ही रेफरेंस कर रहा है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास और है व्यू अंडरस्कोर DPTNO, जो सिनेरियो हमने ही बनाया था। ये खुद व्यू है, और किसको रेफरेंस कर रहा है? व्यू अंडरस्कोर सेल को। व्यू अंडरस्कोर DPTNO किसको रेफरेंस कर रहा है? व्यू अंडरस्कोर सेल को। आपने जब व्यू 1 ड्रॉप करा था उसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? अगेन क्रिएट भी तो कर दिया था, क्रिएट भी कर दिया था, कॉल भी किया था, जो प्रोसीजर था उसको अल्टर भी कर लिया था, वापस एक्टिव हो गए वो। क्योंकि आपने जो प्रॉपर वे थे उसके दो ही वे होते हैं, या तो आप कॉल कर लें, कॉल नहीं करते तो फिर आप अल्टर कर लें, कंपाइलेशन कर लें। दोनों ही मेथड से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया था। तो जी हमारे पास ऑल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस क्यूरी के अंदर अवेलेबल है। बाकी अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करें, थर्ड लेवल के ऊपर एक और क्यूरी भी है नॉट नल के अलावा, इक्वल टू EMP। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिर्फ EMP को रेफरेंस करते हैं, तो हमने वहाँ पर रेफरेंस नेम पहले लगाया था नॉट नल, और नॉट नल तो बेसिकली कोई होगा ही नहीं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आपके पैकेज के अंदर, आपके प्रोसीजर के अंदर DBMS तो यूज़ हो रहा होगा वैल्यू आउट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो वैल्यू रेफरेंस नेम नल तो होगा ही नहीं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके सब वैलिड ही हैं, ठीक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ EMP को रेफरेंस करके क्रिएट हुए हैं। तो कह रहे हैं एक ऐड इन्फो है, पैकेजेस हैं, व्यू अंडरस्कोर इन्फो है, और तमाम तर ऑब्जेक्ट व्यू 1 है जो डायरेक्टली EMP को बेस करके क्रिएट किया गया है, जो हमने व्यू 1 बनाया था। इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक।
मज़ीद आगे आइए, @ कह के एक आपको एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन इस एड्रेस से पहले आप एक लाइन मज़ीद ऐड कर लीजिएगा, @d:\/ Oracle। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट डी से लिख दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, और इसलिए भी लिख दिया कि मेरे डी ड्राइव पे Oracle इंस्टॉल है। आपके पास अगर ई पर है तो आप यहाँ पर ई देंगे, और Oracle का मज़ीद कोई और एड्रेस आपने दे रखा है, Oracle होम के नाम से कोई एड्रेस बना हुआ है, फोल्डर है, फिर देन Oracle है, तो पूरा पाथ आपके डेटा के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा। यहाँ हमारे पास जो सिस्टम इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे भी डी पर इंस्टॉल हुआ हुआ है, डी पर और Oracle ये रखा हुआ Oracle, तो यही एड्रेस बन रहा है इसका। सही, आपके सिस्टम पे ई पे इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप ई से कॉल करेंगे, ठीक है। और ई के बाद भी अगर ऑरा होम _1 के बाद फिर Oracle रखा हुआ है तो वही पाथ आप यहाँ पर असाइन करेंगे जो आपके सिस्टम के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन बनी हुई है। सही, d:\/ और उसके अंदर कौन सा कॉलम है हमारे पास, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर कौन सा है, 10.2.0, इसके बाद है db_1, db_1 और db_1 के अंदर RDBMS, देन एडमिन, और एडमिन के अंदर UTL d:3.sql का एक आपके पास पैकेज है, बिल्ट इन पैकेज है। असल में मसला ये है कि Oracle ने बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी हैं जो आप मल्टीपल सिनेरियोज़ में कॉल कर सकते हैं। अब बात वही है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है और Oracle आपको खुद इनेबल करके दे दे तो आपका बफर यूज़लेस फॉर्म के अंदर हैवी होता चला जाएगा। इसलिए ये पैकेजेस हैं DH_UTL हमने पहले भी किया, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करें, नहीं है तो छोड़ दें। एज इट इज़ यहाँ पर UTL D3 का एक पैकेज मौजूद है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डिपेंडेंसीज की, आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो एक्टिवेट करें, अदरवाइज छोड़ दें। और आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी हमें जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज पर रिक्वायर्ड इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्टिवेट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉल किया और कॉल करने के बाद इसने हमें कुछ मैसेजेस प्रोवाइड कर दिए। ये जो बिल्ट इन ऑप्शंस होते हैं ना जितने भी, जैसे यहाँ पे मैसेज आपको दे रहा है, कुछ एरर दे रहा है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमेशा क्रिएट, ड्रॉप और क्रिएट के सिनेरियो में होते हैं कि अगर पहले ही ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको ड्रॉप करो और अगेन रिक्रिएट कर दो। अगर आपके पास स्कॉट का स्कीमा है, उसमें से कुछ टेबल ड्रॉप हो गए बाय मिस्टेक, EMP का टेबल ड्रॉप हो गया, आपने उस टेबल को क्रिएट नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एक्टिवेट कर दिया। स्क्रिप्ट क्या करेगा, आपके प्रीवियस स्कॉट के स्कीमा को टोटल डिलीट कर देगा और डिलीट करने के बाद अगेन फिर रिफ्रेश क्रिएट करना शुरू करेगा। तो ये जो कुछ एरर्स और कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। पहले उसने मैसेज क्या दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, फिर आपको मैसेज दिया व्यू क्रिएटेड। पहले जाके चेक किया होगा ड्रॉप व्यू 1 या जो भी व्यू का नेम है, नहीं मिला तो उसने एरर दे दिया व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो है ही नहीं। और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू, तो उसने व्यू क्रिएट कर दिया। तो ये जो बिल्ट इन्स आप एक्टिवेट करते हैं ना, तो इस तरह के कुछ एरर मैसेज आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा आपको ये, क्योंकि अब तो क्रिएट हो गया ना। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसको कॉल करेंगे तो पहले से मौजूद है, वो उसको प्रीवियस को पहले डिलीट करेगा प्रॉपरली और फिर दोबारा से रिक्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह के ये बिल्ट इन्स को कॉल करते हुए कि जब मैसेजेस आएँ तो बहरहाल कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
इसके बाद क्या करना है, आपने एग्जीक्यूट करना है। किसे करना है? प्रोसीजर को। डेप अंडरस्कोर डेप्टी अंडरस्कोर फिल है, डेप्टी अंडरस्कोर फिल इन द ब्रैकेट ऑब्जेक्ट टाइप टेबल, कौन से यूज़र से, स्कॉट के यूज़र से, और कौन से टेबल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ईएमपी टेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए। कह रहा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हमने पहले एक बिल्टन कॉल किया है, बिल्टन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया और उसने एग्जीक्यूट होकर आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये है कि आगे आपके पास एक क्यूरी भी लिखी हुई है, सेलेक्ट नेस्टेड अंडरस्कोर लेवल कॉमा टाइप कॉमा नेम फ्रॉम डेप ट्री, ऑर्डर बाय सीक्वेंस हैश। इसको आप कर लें कॉलन नेस्टेड अंडरस्कोर लेवल A30 फॉर्मेट A30 वैल्यू तरफ कर दो उसको, नेस्टेड अंडरस्कोर लेवल। डिफ़ॉल्ट अप्लाई तो कर दिया लेकिन डिफ़ॉल्ट को शो नहीं कर रहा। कॉलम नेम हमने यहाँ पर जो प्रोसीजर कॉल किया था वो ईएमपी के लिए कॉल किया था। पहले काम तो आप सिंपल सा ये करें कि ये जो आपके पास बिल्टन लिखा हुआ है ना, @d:\oracle, इससे पहले आप एक लाइन लिखें कनेक्ट सिस ओरेकल SysDBA। ये सिस्टम के स्कीमा के अंदर एक्टिवेट होगा, आपको DBA से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नॉर्मली हम वर्किंग कर रहे होते हैं स्कॉट में कर रहे होते हैं, ये स्कॉट में एक्टिवेट नहीं होगा। इसको आप सिस से कनेक्ट करें, ठीक है। दूसरा ये कि पहला स्टेप हमने क्या लिया, इसे इस गिवन पर्टिकुलर एड्रेस से कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद क्या हुआ, कुछ मैसेजेस हमें मिले, मैसेजेस में देने के बाद हमने कॉल किया एग्जीक्यूट डेप ट्री अंडरस्कोर फिल ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप कौन सी है? टेबल। हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज बना के रखे हुए, किन से रेफरेंस बन रहा है, ये किन किन के ऑब्जेक्ट्स किन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस नेम में मौजूद है। टेबल टाइप, टेबल के अलावा आप चाहते हैं प्रोसीजर, फंक्शन, व्यू, तमाम तर ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पर आप लिखेंगे। स्कॉट, इससे पहले जहाँ पर भी स्कॉट लिखना था, जैसे हमने मेटा डेटा में भी यूज़ किया तो स्कॉट की जगह यूज़र लिख दिया। वो यूज़र हम इसलिए लिख रहे थे क्योंकि हम स्कॉट के ही स्कीमा में मौजूद थे, लेकिन अब आप कनेक्ट हो गए सिस्टम से, लिहाजा अब आपको प्रॉपरली सिंगल कोट में स्कॉट लिखना ही होगा। ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो आप एक मिडिल पे मौजूद हैं, एडमिन में मौजूद हैं, तो वो तो HR के स्कीमा को भी चेक कर सकते हैं आप, स्कॉट के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ यूज़र से वर्किंग नहीं होगी, यहाँ आपको प्रॉपरली सिंगल कोट में स्कॉट HR देना पड़ेगा। और आगे उस ऑब्जेक्ट का नेम, टेबल लिखा था, टेबल नेम कौन सा टेबल रेफरेंस कर रहा है, EMP। उसने प्रोसीजर सक्सेस किया और करने के बाद अपने बफर के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया।
गेट करने के बाद जब हमने क्यूरी रन की तो क्यूरी पर उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, कह रहा है कि 0 लेवल के ऊपर तो EMP मौजूद है। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो आपका इस तरह से क्रिएट होगा। तो इसमें डेफ ट्री के नाम से वो टेबल बनाएंगे, डेफ ट्री बिल्ट इन प्रोसीजर। नहीं सर, फ्रॉम डीपी ट्री ये जो क्वेरी लगाई है इसका मतलब इसने टेबल बनाया। जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पर होगा। यहाँ पे इसने आपको बताया कि हमारे पास 0 लेवल पर टेबल है, टाइप टेबल है, और टेबल का नाम क्या है, EMP। इसके ऊपर एक व्यू क्रिएट हुआ, लेवल 1 व्यू है, व्यू का नेम क्या है, EMP_info। ऐसे तमाम तर ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली रेफरेंस कर रहे हैं EMP टेबल को, उनका लेवल क्या होगा, 1 होगा। हम अपने ऑब्जेक्ट की बात करें, हमने इसको क्रिएट किया था। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, व्यू 1। ये व्यू 1 बना हुआ था। इस व्यू 1 में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, EMP। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये लेवल 1 के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे डायरेक्ट रेफरेंस कर रहे हैं EMP को, EMP टेबल। EMP क्या है, वो खुद 0 लेवल का है, इनिशियल तो पॉइंट वही है, और जिसका लेवल 1 है वो डायरेक्ट रेफरेंस कर रहा है EMP टेबल को। अच्छा, उसके बाद लेवल 2। लेवल 2 का मतलब ये डेटा तो वहीं से गेट करेगा, view_sale, लेकिन डायरेक्ट वे में एक्सेस नहीं करेगा। अब इसका लेवल कौन सा बन गया, इनडायरेक्ट वे में बन गया, लेवल 2 बन गया। जितने भी तमाम तर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे उनका लेवल 1 ही होगा तमाम तर का। लेकिन अब क्या है, ये इनडायरेक्ट वे में, इसको हमने पहले भी रिजल्ट से देखा था। लेवल 2 पर आ गया। इसके बाद एक और लेवल है, view_dptno, ये इंफॉर्मेशन है, और इसका लेवल कौन सा होगा, 3 view_dptn, ये इंफॉर्मेशन। और जितने लेवल बढ़ते जाएंगे वो सब लेवल के ऊपर क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये आपको डिपेंडेंसीज की लेवल की चेन बता रहा है कि जी आपके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उनका लेवल क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस सिनेरियो में क्रिएट हो चुके हैं। ये सिनेरियो है। हिरारिकल अगर फॉर्म लेवल पर है ना, तो फॉर्म लेवल का स्ट्रक्चर तो यही होगा, लेकिन वो फॉर्म पे होगा। हाँ, हिरारिकल ट्री के अंदर, हिरारिकल ट्री जो है ना वो फॉर्म्स पे क्रिएट होता है, मतलब स्ट्रक्चर यही बनेगा लेकिन वो फॉर्म पे डिज़ाइन होगा। वो ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपको थोड़ा सा क्यू की टेक्निक लेनी पड़ेगी, क्यूरीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना वो जस्ट क्यूरी से मिलती है। ये भी तो मैंने क्यूरी से गेट किया। ये असल में ये तो खैर बिल्टन था, लेकिन आपको SQL में कनेक्टेड प्रायर करवाया होगा सर ने, किया होगा। कनेक्टेड बाय प्रायर, करंट रिकॉर्ड प्रीवियस मास्टर रिकॉर्ड से लिंक जनरेट कर लेता है, वो क्यूरी यूज होगी। मतलब ज़रूरी नहीं आप बिल्टन यूज़ करें, कनेक्टेड बाय प्रायर की क्यूरी करवाई होगी लास्ट की क्लासेस के अंदर SQL के अंदर। वो कनेक्टेड बाय प्रायर जो है ना वो हिरारिकल ट्री के अंदर कॉल होगा, उसी क्यूरी से जनरेट होगा। अब वो क्यूरी आप ही की क्रिएट की होगी, बिल्टन कोई भी नहीं है उसमें। ये तो फिर भी बिल्टन था सारा, उसमें बिल्टन कुछ नहीं होगा, बनेगा फॉर्म लेवल के ऊपर। डीएक्टिवेट करना हो, ये तो आपके डेटा डिक्शनरी में एक्टिवेट हो चुका और बिल्टन है, या तो फिर आप उसको ड्रॉप करें या फिर सारा का सारा जब तक आपके पास डेटाबेस ही नहीं पे। इसलिए तो आपको डायरेक्टली दिए नहीं, और ये तो अभी चन है, आगे आकर आपको बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कॉल करने पड़ेंगे, करते रहेंगे आप। भाई आजकल आज सिम्स वगैरह चल रही हैं, अब वो मोबाइल सिम आपने ली, जब आप ले रहे होते हैं तो नॉर्मली होती है, उसमें कोई भी कुछ भी सिस्टम कोई भी पैकेज नहीं होता। अब जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप पैकेज को एक्टिवेट करते चले जाएं, ये होता है ना। वो बिल्टन खुद क्यों नहीं देते, खुद देंगे तो शायद कुछ ऐसी
कहना चाहिए यूजलेस इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट के अंदर लोड हो जाएगी जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। विंडोज में भी ऐसे ही होता है ना। तो बहरहाल यही सिनेरियो, जितने आपको चाहिए फिर आप कॉल करते रहें और एक्टिवेट करते चले जाएं जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। नहीं छोड़ते हैं। पहले डॉज में भी ऐसे ही होता था, अब तो डॉज का तो खैर दौर ही चला गया। डॉज में भी पहले कमांड्स आप यूज़ करते थे तो वो भी इंटरनल एक्सटर्नल चलती थी। जो नहीं है वो आप एक्सटर्नल लेकर आएँ सीडीज़ के अंदर किसी भी सोर्स से और लाकर अपने सिस्टम में कॉपी पेस्ट कर दें तो वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है। डॉज हम यूज़ करते थे तो डॉज में बाहर अब तो खैर वो सिस्टम ही चला गया। ये एक कमांड है, अब इसको दोबारा लिखना, ये वापस आ रही है कमांड, ये पहले ऐसे नहीं आती थी, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं रोल बैक अप डाउन कर रहा हूँ, एक ऑटोमेटिक मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन पहले ही सब कुछ नहीं था। तो ये भी कॉन्सेप्ट ये हर लेवल पर है, हर पैकेज के साथ, कि आपको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो आपको बिल्ट इन बना के दे देते हैं, जिसको आप इम्प्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट यूज़र डिफाइन होती हैं, लेकिन कुछ एक्सप्लिसिट बिल्ट इन भी होती हैं जो यूज़र इंसर्ट तो करता है लेकिन खुद जनरेट नहीं करता, वो ऑटो कोडेड होती है, आपको कोडिंग प्रोवाइड करके दे दी जाती है। जिस तरह के DH_UTL का पैकेज हम पहले यूज़ कर चुके हैं, अभी तक हमने शायद 1-2 यूज़ किए और एक आज भी यूज़ कर लिया। तो जी ये ब्लॉक में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनसे तमाम तर इन्फॉर्मेशन, तमाम तर ऑब्जेक्ट आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रेफरेंस का जो कोड आपको दिए हुए हैं, तो कोडिंग हमने अपनी चेंज कर ली थी, अपना सिनेरियो खुद बनाया था प्रोसीजर व्यूज़ के थ्रू। ये डिपेंडेंसीज का मेन कॉन्सेप्ट है और रिकमेंडेड मेथड भी यही है कि आप डिपेंडेंसीज बनाएं, लेकिन इतनी लॉन्ग चेन में मत बनाइए कि कभी एक ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप हो जाता है, जैसे यहाँ पर 3 लेवल की बनी हुई है, 3 स्टेजेस की है। मैक्सिमम स्टेज कौन सा है? 3। एक 3 स्टेज ये भी है। ये 3 स्टेज कौन सा होगा? 0 1 2 3। 0 पर EMP है, इसको डायरेक्ट रेफरेंस करके कौन बना? view1 से नंबर 2 पर गेट आईडी और गेट आईडी के बाद ऐड ई, एक और लेवल क्रिएट हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी क्रिएट नहीं कीजिए, वरना आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी लॉजिक, आपकी पूरी एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बनाएंगे इतनी वीक होती चली जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद ये हमारे पास एक टॉपिक है DBMS_LOB, लार्ज ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल। अभी कहाँ से ब्रेक? 47 हो रहे, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद करते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर शायद ब्रेक ना दे सकूँ फिर आप।